एक क्लास हम एक्स्ट्रा लेंगे और मैं पूछ लूंगा तलहा से, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हमारा चैप्टर है 8, फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग, राइट। सबसे पहले तो ये है कि हमें ये देखना होगा कि प्लानिंग की क्यों जाती है, यानी हमें उसको ये जानना है कि प्लानिंग का पर्पस क्या है, ठीक है, और किस किस्म की प्लानिंग करते हैं। फिर क्लासिफाई करने होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल, और फिर उन गोल्स को हासिल करने के लिए वो किस तरह से प्लान करते हैं, वो क्या प्लान बनाते हैं कि इन गोल्स को हमने मुनाफा कमाना है, हमने ग्रो करना है, हमने लोगों तक प्रोडक्ट जो भी उनका है वो प्लान कैसे करेंगे। और फिर क्या होता है, हमने कंपेयर करनी है और उनके फर्क आपस में जानने हैं, डिफरेंट अप्रोचेस के टू गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, कि कैसे प्लानिंग करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, आपस में एक जैसे कैसे हैं या कितने मुख्तलिफ है, ठीक है। और फिर प्लानिंग में जो हमारे पास नॉर्मल इश्यूज आते हैं, जो रोजमर्रा के इश्यूज हैं, जो उनको हम देखेंगे कि वो रिवायती इश्यूज किस किस्म के हैं और मैनेजर उनको कैसे उनको कवर करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, प्लानिंग है क्या, पहले जरा चेक कर लो। अ प्राइमरी मैनेजरियल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स, ये एक बुनियादी एक्टिविटी है मैनेजर लेवल की, जिसके अंदर मौजूद होता है क्या प्लानिंग में, डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। और गोल तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के कई हो सकते हैं, कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज देना, मुनाफा कमाना, अपनी प्रोडक्ट्स को ज्यादा ज्यादा बढ़ाना, दूसरे मुल्कों तक, बड़े गोल है मेरे। लेकिन मेरा एक मिशन है, और मिशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा चलाना। अब अच्छा चलाना मेरा मिशन है, और उसमें कई गोल्स एक साथ चल रहे होते हैं, अपने एम्प्लॉयज को खुश रखना, फलाना, प्रोडक्ट बढ़ाना, प्रॉफिट कमाना। तो देखो क्या है, हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, मैं गोल नहीं कह रहा हूँ देखो, इसलिए मैंने जान के इतनी मैंने तरगीब मारी, गोल्स को डिफाइन करते हैं। और फिर इन गोल्स को हासिल करने के लिए हम एक स्ट्रेटेजी, एक रास्ता, एक तरीका बनाते हैं कि एक गोल के लिए ये तरीका है, फिर कस्टमर्स को घेरने का ये तरीका है, मार्केटिंग में हम ये करेंगे। देखो क्या है, इस्टेब्लिश करना एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग दोज गोल्स, इन तमाम गोल्स को हासिल करने के लिए तरीका इख्तियार करना, स्ट्रेटेजी बनाना, मंसूबाबंदी करना। आगे क्या है, डेवलपिंग प्लान, फिर हम एक प्लान बनाते हैं, वो प्लान को हम डॉक्यूमेंट करते हैं, हम लिखते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क एक्टिविटीज। मुनाफा ज्यादा कमाना है तो हमारा प्लान यूं चलेगा, कस्टमर्स को खुश रखना है तो प्लान ये होगा, उनको हम सोने के रिंग भी देंगे तो हम उन्हें उम्रे का टिकट भी देंगे। तो देखो क्या हो रहा है, हमने प्लान्स लिखने शुरू कर दिए हैं, ताकि हम उन एक्टिविटीज को परफॉर्म जब करें तो वो लिखी हुई हो, वो प्लान्स बने हुए हों। तो अभी हम इनको पढ़ेंगे आगे चल। अब देखो जरा, वो कहते हैं प्लानिंग में एक होती है फॉर्मल प्लानिंग। मतलब क्या हुआ, कहते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, मैं एक मैनेजर हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं उन तक अपनी तमाम की तमाम जो मेरे गोल्स हैं, जो मैंने उन गोल्स को अचीव करना है, मैं फॉर्मली उनको डॉक्यूमेंट करके सारों तक पहुंचाता हूँ, शेयर करता हूँ। तो ये कहलाती है फॉर्मल प्लानिंग, यानी ये इनफॉर्मल नहीं है, ये फॉर्मल है। हर एक तक मेरा पैगाम पहुंचा, मैंने गोल्स को अचीव करने के तरीके बताए, मैंने अपना प्लान बताया। देखो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक गोल्स कवरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कौन सा गोल कितने महीनों में होगा। आपने अक्सर देखा है कि जो सेल्स के लोग होते हैं, इन्हें टारगेट्स मिलते हैं, आपने एक साल में ये करना है, आखिरी 3 महीनों में इनके स्ट्रेस बढ़ाए जाते हैं ताकि अपने टारगेट को पूरा करें, अपने प्रॉफिट को पूरा करें, अपनी जो मेंबर्स बनाने हैं, चीजें बेचनी है, सेल्स इंप्रूव करनी है। तो देखो ये क्या है, उन गोल्स को कवर करना और स्पेसिफिक टाइम में करना। और जो मैंने भी बात की थी, रिटर्न लिख कर एंड शेयर, और शेयर करना ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ। तो इस तरह की प्लानिंग को हम फॉर्मल प्लानिंग कहते हैं। तो अब जरा देखो, क्यों मैनेजर्स को प्लान करना पड़ता है, जरा पहले देखो। देखो पर्पस ऑफ प्लानिंग में है प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये मेरे लोगों को बताएगा कि हमें क्या करना है। अगर बगैर प्लान के चलना शुरू कर देंगे तो मेरी टीम अजीबोगरीब हरकतें, उन्हें पता ही नहीं होगा हमने करना क्या है। तो उसको हम कहते हैं कि यार इनकी कंफ्यूजन खत्म करें, इन्हें डायरेक्शन दें। तो दोस्त पहले बात क्या बोलती, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये तमाम लोगों को एक सिम्त देता है, ये उन्हें बताता है हमने काम क्या करना है, इस गोल के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी। फिर क्या है,
जब ये क्लियर होते हैं तो सेकंड पॉइंट खुद ब खुद ठीक हो जाता है, रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, यानी जो उनके गैर यकीनी सी सूरत हाल है, कंफ्यूजन है ना, जब आपका प्लानिंग आ गई तो वो खत्म हो गई। और देखो, मिनिमाइजेस वेस्ट एंड रिडंडेंसी। अब एक और चीज, दो लोग एक ही मेहनत कर रहा है, जब मैंने प्लान कर लिया तो मैंने कहा भाई तुम ये करोगे, वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा, तो अब क्या है, तीन चार पांच लोग एक ही काम के पीछे नहीं पड़े हुए होंगे। प्लान होगा, बंदे लिखे हुए होंगे, टाइम लिखा हुआ होगा, इतने टाइम में करना है, तो हर बंदा अपना काम करेगा और अल्टीमेटली पूरी टीम जो है उस एक गोल को अचीव कर लेगी। तो रिडंडेंसी का मतलब समझ लो पहले, डुप्लीकेशन, हमारी मेहनत डुप्लीकेट हो रही है, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, तलहा भी वही कर रहा है, अबू बकर भी वही कर रहा है, तो एंड में पता चला कि तीन लोग एक ही काम पे लगे थे। लेकिन अगर प्लान्ड है तो मैं कहूँगा तलहा आप ये करेंगे, अबू बकर ये करेंगे और मैं ये करूंगा, तो क्या होगा, हमारा काम जाया नहीं होगा और हम डुप्लीकेट काम नहीं कर रहे हैं। बेटा सो गए या कोई कोई जाग रहा है मेरे साथ अभी? सर सारे जाग रहे अभी थे। जाग रहे हैं। सारे? वेरी वेरी गुड, चलो खामोशी में कभी कभी हो जाता है इसलिए। सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखो बेटा, जब एक लिखा हुआ प्लान होगा ना कि 3 हफ्ते बाद तलहा का काम यहाँ पर होगा, इमरान का काम यहाँ पर होगा, मोइन का काम यहाँ पर होगा, तो गौर करना, हमें कंट्रोल करना बड़ा आसान होगा। यूं ही मैंने देखा कि इमरान जो है ना इसका काम पीछे रह गया है, अब पता चला कि यूं ही मैं थोड़ा सा पीछे हुआ तो मेरा मैनेजर फौरन चीखेगा, मुझे कंट्रोल करेगा कि इमरान साहब, आपको जो प्लान दिया था आप उससे पीछे चल रहे हैं, आपको तो इतना काम खत्म कर लेना चाहिए था, 3 हफ्ते हो गए आपका काम पूरा नहीं हो रहा, ये 6 महीनों में खत्म नहीं होने वाला। तो देखो, स्टैंडर्ड्स भी बन जाएंगे किस काम के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो अब जरा चेक करो, मैनेजर्स के लिए कितना अहम हो गया प्लानिंग का पर्पस, कि भाई प्लान होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी, चीजें क्लियर होंगी, काम जाया नहीं होगा, और स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे कंट्रोलिंग के। एक सेकंड बेटा, बुला लूँ इसको भी अंदर। सारे बच्चे बस वक्त पर आया करो, मुझे तो अच्छा लगा कि सब मेरे से, मैं 2 मिनट लेट हुआ और सब बैठे हुए थे, आज बहुत अच्छा था। अब देखो जरा, उसके बाद कहते हैं परफॉर्म कैसे करते हैं, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। अब क्या होता है, फॉर्मल प्लानिंग इज एसोसिएटेड कई चीजों के साथ जुड़ी हुई, जो हम प्लानिंग करते हैं ना, ये कोई एक चीज के लिए नहीं है, किन किन के साथ, हायर प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स ऑन एसेट्स, जो मैंने पैसा लगाया है, जो मैंने सर्विसेज लगाई हैं, जो मैंने मेहनत की है, उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि मुझे प्रॉफिट अच्छा मिले। तो क्या कह रहा है, अगर आपने प्लान किया है फॉर्मली तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छे रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे अपने एसेट के ऊपर। नंबर टू, उसी की निस्बत पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मेरी जो कमाई है उसे ग्राफ ऊपर जाने शुरू करेंगे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन कि भाई ये काम प्लान अच्छा हुआ, अल्टीमेटली रिजल्ट्स अच्छे आए, और अल्टीमेटली जो हमारा एक छोटा गोल था कि भाई हमारे पैसे भी ज्यादा हो जाए, तो हमने अपने रिजल्ट्स को अपनी आंखों से देखा कि वो इम्प्रूव होगा। आगे देखो, द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन अफेक्ट्स परफॉर्मेंस मोर देन द एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। देखो बेटा, पहले इसको यूं समझो, एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग है कितनी प्लानिंग की, कितनी ज्यादा प्लानिंग की। तो वो कह रहा है कि जो, अगर आप थोड़ी प्लानिंग करें, ऑल्दो ये बहुत रिजिड होती है, बहुत से कह लो कंप्रिहेंसिव होती है, लेकिन खाम खाम में नहीं बढ़ाते, जितनी जरूरत है उतना करते रहते हैं, प्लान होता रहता है, लेकिन खेलते नहीं है कि अगर 2 महीने में प्लानिंग हो सकती थी तो हम लगे हुए 6 महीने, ऐसा नहीं है। तो उसने बिल्कुल वही बात की कि जो प्लानिंग की क्वालिटी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये ज्यादा अब अच्छा या इफेक्ट करता है बनिस्बत हम कितनी देर तक प्लानिंग करें। फर्ज करो आप 3 महीने तक प्लानिंग करते गए और यबड़ियां करते गए, उसके बरक्स आपकी जो दूसरी टीम है उसने 3 हफ्तों के बजाय 1.5 हफ्ते में शानदार अच्छी क्वालिटी की प्लानिंग की और इम्प्लीमेंट की, तो वो आपसे, आप नहीं कहेंगे सर मैं तो 3 हफ्ते से प्लानिंग कर रहा हूँ। हमने देखना ये है प्लानिंग की क्वालिटी किसकी अच्छी है, कौन सी टीम ने ज्यादा अच्छा प्लान किया है। तो वही वाली बात है कि क्वालिटी ऑफ प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, वो इफेक्ट करेगी परफॉर्मेंस को, इससे जितना ज्यादा हम प्लानिंग करते हैं। तो आप टाइम ये ना कहें कि मैंने 3 महीने लगाए थे, आप 3 महीने लगाए लेकिन फिर क्वालिटी वाली हो तो हम मानेंगे, आप 2 महीने लगाए और क्वालिटी वाली हो तो हम 3 महीने से बेहतर मानेंगे कि 3 महीने में क्वालिटी नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है कि आपने जो अपनी क्वालिटी के, जो आपकी प्लानिंग है उसकी क्वालिटी इतनी ही शानदार हो, बेशक आपने उसमें थोड़ा सा कम वो रखा हुआ है। अब आगे ज्यादा देख ले, इसको देख लो, द एक्सटर्नल, जो हमने कहा था जनाब, हमारी मीशत, हमारे कंपेटिटर्स और प्रोडक्ट्स जो मार्केट में कर रही हैं, तो क्या कहते हैं, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग ऑन परफॉर्मेंस। वो कह रहे हैं जो हम प्लान, अभी आगे बताएगा, भी बड़े मजे की बात है,
जो हम प्लान कर रहे होते हैं, कभी कभी जो एक्सटर्नल जो हमारे फैक्टर्स है ना, वो इसके प्लानिंग के इम्पैक्ट को माइनस करते हैं। हमने प्लान किया था कि हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे, हम इतनी प्रोडक्ट्स बेचेंगे, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हुए और हम उतनी चीजें नहीं बेच पाए। कोरोना आ गया, मार्केटें बंद हो गई, सप्लाईज जाने ही छूट गई, तो हम पता चला क्या, तो वो अभी बताएगा हमें कि बास तो नॉर्मल प्लानिंग है, लेकिन बास बड़ी अजीब सी प्लानिंग है जो कि रन टाइम पे सोचनी पड़ती है। अच्छा यूं हो गया, रोको यार, इस चीज को यूं नहीं ऐसे कर लो। तो उसने बड़े मजे का बताया है कि यहाँ पर जब हम फॉर्मली प्लान कर रहे होते हैं, जो हमारे प्लान बने अगले 6 महीने के लिए, ये सालों पर भी होते हैं, राइट। 1 साल से कम वाले को हम कुछ और कहते हैं, और 1 साल से लेकर 3 साल से ऊपर तक वालों को कुछ और कहते हैं। तो ख्याल रखना है कभी बीच में कोई चीज बदल जाए, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से हमारी प्लानिंग तब्दील करनी पड़ती है। अब जरा आगे देखो, एलिमेंट्स क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्लानिंग के लिए क्या होता है, हमारे पास गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक बड़ा सा मिशन है, उसके बहुत बड़ा गोल है। और जो अंदर टीमें हैं, मार्केटिंग की, मैनेजमेंट की, डेवलपमेंट की, ये सारों के अपने छोटे छोटे गोल्स हैं। ये सारे गोल मिलते हैं, ये सारी टीम्स के गोल्स मिलते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा मिशन या गोल पूरा। और चेक करना जरा, डिजायर्ड आउटकम्स फॉर इंडिविजुअल, अकेले लोग, ग्रुप्स, वो लोग ग्रुप के मेंबर होते हैं, और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। गोल क्या है, हम जो हासिल करना चाहते हैं लोगों से, फिर ग्रुप से, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट से, और फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन से, वो हमारा गोल होता है। और गोल हमेशा हमें क्या हेल्प करता है, प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड इवेल्युएशन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। हमारा ये गोल था, ये हमें बताएगा कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है। और जब एंड आएगा तो हमें ये इवेल्युएट करने की मदद करेगा कि क्या हमने अपने काम सही किए। कैसे पता चलेगा, अगर हमने गोल अचीव कर लिया तो हम कहेंगे यार वाकई हमने बड़ा अच्छा काम किया। और अगर गोल अचीव नहीं कर सके, तो याद रखना हम फिर आखिर में बैठ के पूरी रिपोर्ट लिखते हैं कि ये वजूहात हुई जिसकी वजह से हमारे गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के इस साल पूरे नहीं हुए, अगले साल हम यूं यूं कर देंगे। देखना, जब गवर्नमेंट कभी टैक्स के लिए अप्लाई करती है कि हम इतने अरब रुपए, इतने खरब रुपए टैक्स जमा करेंगे, तो देखो अक्सर ऐसा होता है, ये एक हुकूमतों की बात नहीं है, हर दफा हम यही देखते हैं कि उससे कुछ नीचे चली जाती है वैल्यू। तो फिर ये लोग री इवेल्युएट करते हैं कि नहीं, हम टैक्सेस पूरा नहीं कर सके, लिहाजा अब हम ये स्टेप्स लेंगे और टैक्स को और बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल वही बात है, पहला ये कि ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या जो हम चाहते हैं, कि क्या आउटकम मिले, क्या रिजल्ट आए। और ये हमें क्या हेल्प करते हैं, डायरेक्शन देते हैं पहले तो कि हमें किस सिम्ट में चलना है। और आखिर में अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का तरीका, उसके यार्ड स्टेक, उसकी मेजरमेंट के जो टूल है, वो हमें देता है कि नापो तुमने कितना काम किया और कितना नहीं कर सके। अब जब देखो गोल्स के लिए सेकंड एलिमेंट ये है, प्लानिंग के लिए सेकंड एलिमेंट है, पहले तो गोल होते हैं। उन गोल्स को अचीव करने के जरा ये देखो, प्लान होते हैं, डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर टू बी अकम्प्लिश। इन गोल्स को हासिल करने के लिए जो तरीका डॉक्यूमेंट किया जाता है, जो टेक्निक्स बताई जाती हैं, लिखी जाती हैं, इतने हफ्तों में ये काम, इतने महीनों में ये, वो क्या होते हैं, वो हमारे प्लान होते हैं। फिर प्लान दूसरा काम क्या करते हैं, ये अपने अंदर लिखे हुए होते हैं, रिसोर्सेस कैसे मिलेंगे। अब जनाब CR साहब हैं, इन्होंने अटेंडेंस भी लेनी है, इन्होंने ये लोगों को मैसेज भी करना है, तो इनको एक यूफोन का या जैस का कार्ड मिलना चाहिए। यानी ये रिसोर्स है, ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी क्लास तक पूरी मालूमात पहुंचे, क्लास वक्त पे शुरू हो, सब दोस्त आ जाए। तो अब हम कहते हैं भाई तुम्हें एक रिसोर्स मिलेगा, तुम्हें हर महीने एक टेलीफोन का कार्ड मिला करेगा। अब देखो छोटी सी कहानी है क्लासरूम की। लो जी आ गए हजरत, बड़ा खुश हो रहा था, कोई और बच्चा आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अम्मार है या अमर है, अम्मार है भाई। अब देखो जी, तो ये डिस्क्राइब करता है हाउ रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड, किसको क्या मिलना है, किसको क्या जरूरत है। और फिर हम अपनी एक्टिविटीज को स्केजुअल कर लेते हैं, पहले ये वाला काम होगा इतने हफ्ते में। फिर तो देखो कितना मजे का हो गया, गोल्स अचीव करने हैं, ये हमारे डायरेक्शन बता रहे हैं, ये हमें क्राइटेरिया दे रहे हैं। प्लान्स क्या होते हैं, इन गोल्स को हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट करते हैं, कौन सा शख्स क्या काम कर रहा होगा, कौन सी टीम क्या काम कर रही होगी, ये 5 टीमें मिलकर क्या कर रही होंगी। दोज आर द प्लान्स। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। चलो,
मैंने कहा सो गए। अब देखो टाइप्स ऑफ गोल क्या होते हैं कि हमारे पास कई तरह के गोल्स होते हैं। नंबर वन उसने बताया, एक होता है, मैंने कहा ना ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ गोल है, लेकिन उसके अंदर एक और गोल भी है कि पैसे भी आते रहे, कस्टमर हमसे राजी रहे। तो क्या कहते हैं, एक है फाइनेंशियल गोल्स रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड इंटरनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका ताल्लुक किससे होता है, हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमने गोल सेट किए इस साल में हम इतने करोड़ रुपए कमाएंगे, तो ये उनको देख रहा होता है कि हम लोगों ने ये गोल अचीव करना है, हमने इस दफा इतने कस्टमर बनाने हैं, हमने इतनी प्रोडक्ट सेल करनी है, हमने इतने रिसोर्सेज के अंदर इतना। तो हुआ क्या, हमारा गोल क्या है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा पैसा कितना आएगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होगी। तो ये एक हमारा गोल होता है और ये हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इवन जो नॉन प्रॉफिट होती है ना, वो भी इतनी हद तक फाइनेंशियली स्टेबल रहना चाहती है कि वो अपने लोगों को सहूलियात दे सके, राशन दे सके, खाना दे सके। वो पैसा कमाने के लिए नहीं कर रही होती, लेकिन अपनी सहूलतों को चलाने के लिए फाइनेंसिस के गोल उनके फिर भी होते हैं। अब जरा देखो, स्ट्रेटेजिक, हम कहते हैं यार उसने ऐसी स्ट्रेटेजी लगाई, उसने ऐसा तरीका बनाया जिससे कि काम हुआ। तो वो क्या कह रहा है, देखो जरा, strategic goals related to the performance of the firm relative to factors in its external environment। स्ट्रेटेजीज क्या है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, देखो अब इसको यूं समझना, फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन में बात करता हूँ। देखो आप छोटे छोटे से बच्चे हो, लेकिन आप स्ट्रेटेजीज कर इस्तेमाल कर रहे होते हो। यार बात सुन, तू ना इस वक्त इस वाली इनिंग्स में ना तू ओपनर नहीं जाएगा, यार मैं क्यों नहीं जाऊंगा। और यार तेरे साथ नहीं सही हो रहा, तू 2 मैचेस से खराब चल रहा है। हम स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, तरीका, प्लान। तो देखो कितना मजे का है, हमने अपने मुखालिफ कंपेटिटर्स, जो मेरे मुकाबले के, मैं मुखालिफ नहीं कहूंगा, मुकाबले के जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो मुझ जैसी सर्विसेज दे रही हैं, मुझ जैसी प्रोडक्ट्स दे रही हैं, मुझ जैसे कोई काम कर रही हैं, तो मुझे करना क्या है, मुझे इनफैक्ट उनसे मुकाबला करने के लिए सॉरी, कि मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं उनसे मुकाबला कर सकूं, मुझे अपने कुछ स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाने होंगे, मुझे कुछ ऐसे एम्स रखने होंगे, ऐसी स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी होंगी कि मैं अपने कंपेटिटर्स से आगे निकलता रहूं, हर वक्त उनके साथ मुकाबला कर रहा हूं और मैं कभी पीछे ना रह जाऊं। जो ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी अगर अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में फेल होती हैं, वो अपनी टेक्निक्स को, अपने तरीकों को पुराना ही चलाती रहती हैं और कंपेटिटर्स नए तरीकों पर चले जाते हैं, मार्केट को समझ रहे होते हैं, तो हमेशा याद रखना बेटा कि वो लोग आगे चले जाते हैं और जो नहीं कर रहा होता वो ऑर्गेनाइजेशन हमने बैठती हुई देखी। प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो मार्केट के साथ अपनी स्ट्रेटेजी बदल नहीं रही। अब 4 कंपनियां हैं, वो अपनी क्वालिटी को कहती जी हमने डालडा पहले यूं था, अब हमने उसको यूं ट्रीट किया, अब हमने उसको यूं ट्रीट किया। अब देखो हो क्या रहा है, वो मार्केट में रह रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी बदलती है। पता नहीं अंदर क्या होता हो, हम 10 साल पुरानी टेक्निक ही खा रहे हो, लेकिन वो हमारे दिमागों को मोल्ड कर लेता है और वो अपने उन गोल्स पे जाता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टॉप, इसका ख्याल रखना, ये हर मैनेजर स्ट्रेटेजी नहीं डिफाइन करता, ये टॉप मैनेजमेंट बताती है कि यार हमारे इन गोल्स के लिए हमें स्ट्रेटेजी ये अडॉप्ट करनी होगी। तो हमारे स्ट्रेटेजिकल जो गोल्स हैं वो ये है। आपने शायद कभी सुना हो, ये जो शीरी मजारी साहिबा है, ये डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की हेड थी। मतलब ये बहुत एक लर्नेड स्कॉलर है, ये इस्लामी इसमें कायद आजम यूनिवर्सिटी की हेड थी। और ये डिफेंस की स्ट्रेटेजी, ये उसमें यानी उसका उसकी बहुत नॉलेज है। तो जब हम कभी उस पार्टी के साथ थोड़ा सा हमारा लगाव था, तो एक जुमला बोलते थे कि शी वुड बी द डिफेंस मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि इसके पास नॉलेज है। जब ये डिफेंस की स्ट्रेटेजीज बनाएगी तो पाकिस्तान, तो वो इत्तेफाक किए हुआ बेचारी पता नहीं किस मिनिस्ट्री में है, लेकिन हमें ये अच्छी लगती थी उस जमाने में। जब हम यंग थे और हम कहते थे कि मैडम जो, वो हमारी मैडम के कहने के हमसे बहुत सीनियर थी, तो हम ये कहा करते थे कि यार स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ना ये खातून जो होंगी, ये शायद अगर अगर कभी हुकूमत बन गई तो ये उसकी डिफेंस मिनिस्टर बनेगी। वो नहीं है, अफसोस है, वरना शायद बेहतर हो। अच्छा अब देखो, अभी हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ गोल्स, जरा ये देखना, अब देखना जरा टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान में क्या होता है, नंबर वन यहाँ पर जरा देखना, ब्रेथ, यानी जो हम काम कर रहे हैं वो हमारी स्ट्रेटेजिक टाइप है या ऑपरेशनल है। मैं पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना है क्या हो रहा है, ये अभी हम पढ़ेंगे। फिर टाइम फ्रेम, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं लंबे टाइम की है, छोटे टाइम। आया, अच्छा नहीं सॉरी, अब देखो स्पेसिफिसिटी,
जो हम काम कर रहे हैं वो किसी एक डायरेक्शन में है, स्पेसिफिक है, पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, जो भी प्लान बनेगा ये एक दफा इस्तेमाल होगा या ये सालों के हिसाब से ये प्लानिंग चलती रहेगी। अभी इन सबको देखना, वापस जाता हूँ, ये गोल्स थे, ये देखो सॉरी, ये गोल्स थे। अब उसके लिए प्लान पर जाएंगे। और देखो प्लान में हमने भी बात की थी कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लान है, जरा यहाँ पर चलो, ये देखो स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल, अब जो पढ़ते जाना सारा कुछ देखो। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? एस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल। भाई मैंने तुम्हें क्या कहा था कि हमारे पूरे डिफेंस के लिए ऐसे प्लान्स चाहिए जो कि डिफेंस की स्ट्रेटेजी को मैनेज कर रहे हैं, फिर वो हमारी आर्मी के साथ चल रहे हैं और हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग करें। तो देखो जरा नोट करना, establishes द ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल गोल। फिर क्या हो रहा होता है? अपनी ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंपेटिटर्स में, अपने एनवायरनमेंट के अंदर चलने के काबिल बनाए। तो देखना, सीक टू पोजीशन द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस पोजीशन पर लेकर जाना इन टर्म्स ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक हम प्लानिंग करते हैं, हम स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं। यार अगर हमने इस माहौल में जिंदा रहना है, इतने बड़े बड़े जाइंट्स के साथ मुकाबला करना है, तो हमारी पॉलिसी ये होगी, हमारा प्लान ये होगा, हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये होगी। तो देखो ये वो है। और फिर क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लान जो होते हैं एक कवर एक्सटेंडेड, हम एक स्ट्रेटेजी बना के उस पर चलकर देखते रहते हैं, महीनों चलते हैं, बाजू का कुछ चेंज ना आ रही हो तो हमारी स्ट्रेटेजी सालों की होती है। अमेरिका हमारा दोस्त है, फर्ज कर लो, ये एक स्ट्रेटेजी है, और हम सालों से उससे धोखा खा रहे हैं। अपने बेचारे फौजी भी शहीद करवा बैठते हैं, अपने अवाम भी, हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी भी आ जाती है। लेकिन देखो हमारी वो प्लानिंग यही है कि उस बाबे को खुश रखना है। अब आजकल एक इशू चल रहा है कि अफगानिस्तान से जा रहा है, तो अब फिर हम पाकिस्तान के लिए मुश्किल टाइम शुरू हो जाएगा, हुक्मरानों के लिए भी, आर्मी के लिए भी, कि डेफिनेटली अगर हम साथ देते हैं यूएस का तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ जाएगी, फिर हमारी आर्मी बेचारी को इधर उधर ऑपरेशंस करने होंगे, बंदे जवान फौजी शहीद हो रहे होंगे, लोग शहीद हो रहे होंगे। देखो ये कितना मजे की बात है कि स्ट्रेटजीज ऐसे बनती हैं, मुल्कों की भी, ऑर्गेनाइजेशंस की भी, और छोटे छोटे ग्रुप्स की भी, कि वो अपने अपने मफाद को सामने रखते हैं दूसरों के लिए। आगे देखो, ऑपरेशंस, ऑपरेशनल प्लान। अब जरा देखना, हम ऑपरेशनल प्लान में वो तमाम बातें डिसाइड करते हैं जो कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमने ऑपरेट करनी है, एक्टिव करनी है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। जरा पढ़ कर देखो, स्पेसिफाई द डिटेल्स ऑफ हाउ द ओवरऑल गोल्स आर टू बी अचीव। स्ट्रेटेजिक में पूरा एक मंसूबा है लंबे देर का, और ऑपरेशन में जो काम करना है उसका प्लान बना लें बस। तो क्या कर रहा है, डिटेल्स बताएगा कि ओवरऑल गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। लेकिन जैसे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म, तो जरा यहाँ पर गौर करना, कवर शॉर्ट टाइम पीरियड। जब तक एक ऑपरेशन, एक काम को करना है, उस ऑपरेशन के लिए जो हमारी प्लानिंग है वो ऑपरेशनल प्लान है। जबकि स्ट्रेटेजिक को हमने पहले ही कह दिया था कि ये लंबे टाइम तक चलते हैं, स्ट्रेटेजीज बनती हैं, उन स्ट्रेटेजीज के आगे हम लोग काम कर रहे होते हैं। ऑपरेशनल खास कामों के लिए, कोई भी काम, छोटा बड़ा मीडियम स्केल, और फिर वो शॉर्ट टाइम। अब देखो टाइप्स ऑफ प्लान में क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म। देखो इसको अमूमन ये नहीं है कि आप इस लफ्ज को देखें 3 या 1, लेकिन इन्होंने एक जनरल टर्म डिफाइन करनी थी कि कितने अरसे तक अगर वो प्लान चले तो वो लॉन्ग टर्म है। तो नॉर्मली बुक्स जो है 2.5 से 3 साल से ज्यादा चलने वाले, देखो टाइम फ्रेम एक्सटेंडिंग बियॉन्ड 3 ईयर्स, 2.5 से 3 साल, लेकिन इस किताब के मुताबिक 3 साल से ज्यादा जो भी प्लानिंग चलेगी उसको हम लॉन्ग टर्म प्लान कहेंगे। और जो छोटे प्लान होते हैं यानी 2.5 साल से कम, 1 साल से कम, तो उनको हम शॉर्ट टर्म प्लान कहते हैं। 1 से 2.5 साल के दरमियान वालों को मीडियम टर्म प्लान कहते हैं। तो नोट करो, टाइम फ्रेम्स ऑफ 1 ईयर और लेस, 1 साल से कम। सर ये 8 महीने के हमारे प्लान हैं, बाद में हम फिर इसको रिविजिट करेंगे, दोबारा देखेंगे, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर? आ रहा है सर। चलो शुक्र है, देख लो बेटा, मैं क्योंकि अब तबीयतें ठीक है ना, आप जरा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके जवाब आए कि हाँ सर ठीक है, समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा फौरन सवाल करो कि सर नहीं पता चला, आपने क्या बता दिया। अब जरा देखो आगे और टाइप्स क्या निकले। स्पेसिफिक प्लान्स एंड डायरेक्शनल प्लान। याद रखना, स्पेसिफिक क्या होता है, हमारे पास बड़े क्लियर, यानी हम जो कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर है, मुझे प्लान बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो उनको हम कहते हैं स्पेसिफिक प्लान्स। यानी
उसके अंदर हर बात की तफसील मौजूद होती है। ये नहीं कि सिर्फ गाइड कर दिया जाओ बेटा ये काम करो, नहीं, इसमें लिखा हुआ है अगर यूं होगा तो यूं करेंगे, ये हो गया तो यूं करेंगे। तो क्या है ये? प्लान्स दैट आर क्लियरली डिफाइंड, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। एंड लीव नो रूम, और कोई जगह नहीं छोड़ते फॉर इंटरप्रिटेशन, उसकी तशरीह की। आपको हर चीज बता दी गई है, अब आपको खुद से बैठ के पंगे नहीं लेने हैं, बल्कि आपको बता दिया गया कि भाई ये चीज है, ये काम करना है। लेकिन इसके बरअक्स दूसरी टाइप क्या है? डायरेक्शनल प्लान। इसके अंदर क्या होता है? वो कहते हैं ये वाले प्लान फ्लेक्सिबल प्लान होते हैं, जिसके अंदर हम जनरल गाइडलाइन दे देते हैं, उनको डायरेक्शन दे देते हैं, उनको फोकस दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको अलाउ करते हैं डिस्क्रिशन इन इम्प्लीमेंटेशन, यानी वो इम्प्लीमेंटेशन में अपना कोई ना कोई सोच, अपना कोई ना कोई तरीका अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिक में हम कोई पंगा करने की परमिशन नहीं दे रहे होते, डायरेक्शनल में हम डायरेक्शन दे के गुजरते हैं कि भाई ये है, यूं यूं कर लेना और आगे देख लेना। तो जो आगे देख लेने वाला जुमला है ना, दैट मीन्स कि अगर वो चाहे तो जरूर उसके पास एक रास्ता है कि वो मैनेजर अपनी टीम से अपनी मतलब का काम करवाए कि इस तरीके से नहीं यार, इस तरीके से करो, मैं समझता हूँ काम बेहतर हो जाएगा। दोनों समझ में आते हैं, स्पेसिफिक एंड डायरेक्शनल प्लान्स? यस सर। अब देखो जरा, एक और हमने भी पढ़ा था उसी चार्ट के अंदर। यस सर। चलो शाबाश। सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। देखो बेटा ये अपने नाम से बड़ा क्लियर है। सिंगल यूज होता है जो कि हम किसी खास काम को करने के लिए एक दफा के लिए प्लान करते हैं। देखो वन टाइम प्लान स्पेसिफिकली डिजाइन, खास तौर पर डिजाइन किया गया टू मीट द नीड ऑफ अ यूनिक, कोई खास सिचुएशन अपीयर हुई, हमने कहा इस सूरत में ये वाला प्लान है, ये काम कर लो। लेकिन इसके अगेंस्ट हर दफा तो सूरत हाल नई नहीं आ जाती, एकदम से सरप्राइजेस नहीं मिल रहे होते। तो क्या कहते हैं? स्टैंडिंग प्लान होते हैं ऑन गोइंग प्लान, चलते रहने वाले, दैट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एक्टिविटीज परफॉर्म रिपीटेडली, बार बार। हर दफा चीज यूं हो रही है, मार्केट ऐसे करना है, इन क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, फलाने क्लाइंट्स को पकड़ना है, तो आप नोट करना शुरू करो। स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर क्या हो रहा है कि ये हमारे पास हमें एक वक्त के लिए नहीं होता, ये चलता रहता है जब तक वो काम की कॉर्पोरेशन का प्रोसेस चल रहा है। ये वाले प्लान्स चलते रहते हैं, इनको तब्दील तब किया जाता है जब कोई बड़ी ड्रॉस्टिक, कोई बहुत बड़ी तब्दीली, कोई नया कंपेटिटर बीच में आके खड़ा हो गया, कोई नई प्रोडक्ट ने आके हमारी सब सेल्स लेनी शुरू की, तो हम फौरन एक लम्हे को रुकेंगे और मैं एक मिनट ठहरो यार, इसको जरा गौर करो, और फिर हम उसके मुताबिक चलना शुरू करते हैं। अब देखो पहले बताओ यहां तक कुछ समझ में आया कि नहीं? अभी ये पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ बताओ यहां तक क्लियर है? अरे यस सर। चलो चलो चलो, शुक्र। अब देखो जरा इसी के आगे, और ये यहां से देखो इसको, ये वही चैप्टर है, ट्रेडिशनल गोल सेटिंग। अब हमने ये देखना है कि अपने गोल्स को कैसे बनाते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, और फिर हम उनको आगे पहुंचाते कैसे हैं। देखो ब्रॉड यानी बड़े लेवल पर गोल्स आर सेट एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनाब हमने मुनाफा कमाना है, हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, तो हमने ब्रॉड गोल्स डिफाइन किए। लेकिन फिर क्या हो रहा होता है, हर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही गोल्स आर देन ब्रोकन इनटू सब गोल्स। एक बड़े, जो मैंने आपसे कहा बड़ा गोल है ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना, अब उसके अंदर सब गोल्स आने शुरू हो गए ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स पे। कोई फाइनेंसेस देख रहा है, कोई कस्टमर सेटिस्फेक्शन देख रहा है। तो देखो अब पता चला कि अच्छा, एक बुजुर्ग सर कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि हम लोगों का एक बड़ा सा मिशन गोल होता है, और उसकी लाइट के नीचे, उसके अंदर रहते हुए हमारा हर डिपार्टमेंट, हर टीम अपने अपने गोल डिफाइन करते हैं, और या उनके लिए उनको डायरेक्शन दी जाती है, और फिर वो गोल्स डिफाइन करते हैं, फिर वो प्लान करते हैं। तो गोल्स को हम क्या करेंगे? ब्रेक डाउन कर लेंगे सब गोल्स में, हर लेवल के। फिर क्या हो रहा होता है? गोल्स का पर्पस क्या है देखना जरा। गोल्स आर इंटेंडेड, इनका वजह होती है, इनका पर्पस होता है टू डायरेक्शन देना हर एक को, गाइड करना, एंड कॉन्स्ट्रेंट फ्रॉम अबव। अब हो क्या रहा है कि इनके अंदर रखना, कि भाई डायरेक्शन भी ये है, गाइडलाइन ये है, इसके अंदर रहते हुए तुमने कुछ करना है, इससे बाहर मत निकल जाना। तो हमारी इंटेंशन ये है डायरेक्शन और गाइड करने की, और इसके अंदर रखना। अब जरा आगे चलो। गोल्स लूज क्लैरिटी एंड फोकस एज लोअर लेवल मैनेजर्स अटेम्प्ट टू इंटरप्रेट। बड़े मजे की बात है।
आपने कभी शायद एक वो खेल देखा हो जिसमें सब बच्चे बैठ जाते हैं और वो शुरू से एक बच्चा कान में कोई जुमला कहता है और वो फिर अगले को कहता है, अगले को कहता है, और एंड में आके ना कहानी कुछ और हो जाती है, जुमला ही बदल जाता है। कभी देखा है ये चीज? यस सर। क्या होता है इसमें? अक्सर सर ये मिसकम्युनिकेशन में के लिए। वेरी गुड। ये हो क्या रहा होता है, हम लोग डिफरेंट शरारती से जुमले बोलते हैं जो थोड़ा सा ना मिक्स से होते हैं, जो मिक्स का मतलब यूं कह लो मुश्किल का हो, नॉट मिक्स। तो होता क्या है, जब वो जुमला पहला बंदा बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा, तो आखिर वाला तुम यकीन करो वो अंदाजा लगा रहा होता है कि पता नहीं क्या बोला है, उसको पता ही नहीं होता कि लफ्ज आए क्या है मुझ तक ना। 10वें बंदे पे बात बदल चुकी होती है बहुत ज्यादा। तो देखो बिल्कुल यही वो कह रहा है कि अगर लोअर लेवल का मैनेजर अटेम्प्ट करे उसकी तशरीह इंटरप्रेट करना, उसको समझना, उस गोल को बयान करना आगे, एंड डिफाइन द गोल्स फॉर देयर एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एरिया के अंदर वो अगर उसको डिफाइन करना शुरू करे, तो इससे क्या होता है, बाज़ औक़ात गोल्स की क्लैरिटी और फोकस जो है ना, ये लूज हो जाता है, ये हमसे भाग जाता है, हम ये उसमें नहीं रहता। तो लिहाजा जब मैनेजर्स बैठते हैं तो हर मैनेजर की ख्वाहिश होती है अपने लोअर लेवल को जब तक वो क्लियरली डिफाइन ना करे वो उसको उठने नहीं देता। और इसीलिए गोल्स रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं कि अगर समझ में ना आए तो मेरे पास वापस आ जाना और मुझसे दोबारा पूछना कि यार क्या है, लेकिन खुद से तशरीह मत करना इसमें बैठ के। अगर तुमने तशरीह की तो मुझे खौफ है कि शायद ये चीजें इतनी क्लियर ना रहे। तो फिर क्या होता है, जो लोअर लेवल मैनेजर होते हैं वो अब समझना इसको, वो सीनियर लेवल वालों की बात को इम्प्लीमेंट, मैंने जो पहले पढ़ाया था शुरू में फेस टू फेस में, कि वो सीनियर लेवल की बात को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हो, वो खुद से बैठ के उन बड़े बड़े डिसीजंस को इंटरप्रेट करके कदम नहीं उठाते। उनको बता दिया जाता है कि, और मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी जो बहुत छोटी थी लेकिन वो बड़ी मजे की थी, कि देखो जो हमारे डिपार्टमेंट में सफाई हो रही होती है, आपने देखा है एक अंकल जो है ना शोर मचाते फिर रहे होते हैं, तुम वहां चले जाओ यार, वो अपनी पंजाबी में लगे होते हैं, और तू उठे नहीं गया और यार तू फला, वो है कौन सा? असल में वो लोअर लेवल मैनेजर है, आप माने या ना माने। वो उन 8-10 खाक रोगों के जो जो सफाई करने वाले लोग हैं, उस स्टाफ के लोअर लेवल मैनेजर है। उनको नहीं पता कि भाई डिसीजंस क्या है, उनको बता दिया गया है कि ये वाली क्लास हमें साफ चाहिए, ये क्लास चाहिए। अब उन्होंने अपने बंदों को वहां भेज के सफाई करवानी है, वो इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बड़े बड़े गोल्स हैं, अभी तुम्हें दिखाएगा, ये ग्राफ दिखाएगा कि ऊपर की मैनेजमेंट क्या क्या डिसाइड करती है और नीचे वाली सिर्फ काम लेती है। अब नोट करना, किसी एक बच्चे का माइक बार बार ऑन ऑफ हो रहा था, कोई सवाल पूछना है बेटा? नो सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो एक माइक ऑफ ऑन ऑफ होता है। अच्छा अब जरा ये बल्कि ये देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा। ये देखो जो पिरामिड बनी हुई है ना, द डाउन साइड ऑफ ट्रेडिशनल, जो हम गोल सेट करते थे, हमें टॉप मैनेजर बताती थी नीचे तक क्या होता है, सोचो जरा। कहते हैं वी नीड टू इम्प्रूव द कंपनीज परफॉर्मेंस। देखो कितना क्लियर गोल है कि हमने अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस बड़ा एक बड़ा लफ्ज है। परफॉर्मेंस मीन रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी की बन रही हैं, चीजें अच्छी जा रही हैं, कस्टमर खुश हो के फीडबैक दे रहे हैं। देखो टॉप मैनेजमेंट है तो छोटी, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट लोग कम होते जाते हैं ना, मैनेजर्स कम होते हैं, लेकिन देखो कितना क्लियर। अब अगर इसके नीचे से जब वो मैनेजर जो नीचे वाला डिवीजन का, उस एक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 4 डिवीजन हैं, उसके अंदर 12 डिपार्टमेंट्स हैं, तो देखो क्या हो रहा है, तो उसके नीचे वाले मैनेजर्स होंगे, ऑब्जेक्टिव देखो वो क्या डिफाइन कर रहा होगा बैठा हुआ, आई वांट टू सी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन दिस डिवीजन प्रॉफिट। वो अपने डिवीजन के प्रॉफिट को वो कह रहा होगा बेहतर करो यार, मेरा डिवीजन का प्रॉफिट बढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उस डिवीजन के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, 4 है, नोट करो, डिपार्टमेंट्स मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव, वो कहते हैं इंक्रीज प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ द मीन, तरीके को छोड़ो पैसा कमाओ। तो कितने अजीब बात हो गई, ये हमें परफॉर्मेंस की बात कर रहा था, उसमें पैसा भी था, सर्विसेज भी थी, लोगों की खुशी भी थी, एम्प्लॉयज की खुशी भी थी, लेकिन ये अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रॉफिट चाहिए भाई, किसी भी तरीके से कमाओ। और जरा लास्ट पर जाओ, आखिर में जाके क्या होता है, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव। अब मुझे पता है मैंने नौकरी करनी है, मुझे तो पैसा कमाना है, अगर मैंने अपनी सेल्स, अपनी सर्विसेज, अपना काम सही नहीं किया, निकाला जाऊंगा, तो जरा देखना वो मैं क्या सोच रहा हूँ। डू नॉट वरी अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी को दफा करो, जस्ट वर्क फास्ट, तेज तेज काम करो ताकि तुम्हारा गोल। तो देखो इसने क्या यही कहा था, ये देखो सर, इसकी परफॉर्मेंस का मीनिंग बड़ा शानदार था, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन हो। और देखो आखिरी लेवल पे जाकर जब ये इंटरप्रेट हुआ, मैंने जो सोचा इस वाले जुमले से, इसने कहा प्रॉफिट बढ़ाओ,
मैंने कहा यार क्वालिटी जहन्नुम में गई, बस काम तेज तेज करो। देखो ये बता रहे हैं कि नेगेटिव क्या चीज है, जो मैं कहना कंट्रास्ट देखना पड़ेगा हमें मैनेजर बनते हुए कि यार चीजें गलत कैसे हो जाती है। नीचे वाला बंदा काम, क्योंकि उस पर डंडा ये होता है अगर सेल्स पूरी ना की तो तुम्हारी तनख्वाह काटूंगा, तो वो हर जायज नाजायज को चलाता है। उसके ऊपर वाला जो मैनेजर है वो भी उस पर चला जाता है, मीन्स को छोड़ देता है, यार बस कमाओ यार। तो देखो ये है, पहले बताओ ये पिरामिड समझ में आई? यस सर। यार देखो तुम लोगों की खामोशी ना, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत डराती है। या तो सबको समझ में आ रहा होता है या किसी को भी नहीं आ रहा होता, तो मुझे बताते जाओ। अरे समझ आ सर गई सर। समझ आ रहे हो, थोड़ा नेटवर्क लैग होता है। समझ आ रहा है? नेटवर्क को क्या हुआ? सॉरी, स्लो है क्या कह रहे हो? सर वो नेटवर्क आपकी लैग आवाज होता है थोड़ा थोड़ा सा। स्लो हो जाती है। मेरी आवाज कट रही है? यस सर, दूर सी हो जाती है, स्लो हो जाती है, फिर सही हो जाती अच्छा चलो चलो चलो, मैं अब देखता हूँ यार, ये तो मुझे पहले फौरन बताया करो यार। चलो अब मैं देखता हूँ, और मैं अपनी अब देखते हैं, चलो जगह के हिसाब से ना। मेंटेनिंग द हायरार्की ऑफ गोल्स, आप देखो कितने मजे की बात है। ये मीन्स एंड चेंज जो है ना, यह बताता है कि यार तुमने किस तरीके से ऊपर वालों की बात को नीचे तक ले जाना है। ये देखो, यहाँ पर बात कुछ और हो रही थी, यहाँ तक कुछ और पहुंची। तब वो क्या कह रहे हैं, मेंटेन करें हायरार्की ऑफ गोल्स, यहाँ से यहाँ तक गोल्स बदलेंगे। इस बंदे ने कहा पूरी कंपनी के, इसने कहा मेरी डिवीजन के। चला गया, चलो ठीक है। इसने कहा पूरी कंपनी का एक गोल है, इसने अपने डिवीजन का सोचा। तो वो कहता है कि यार हमें कुछ ऐसा करना है, मींस एंड चेन, हमने इनको मिलाना है। तो कैसे कहते हैं, द इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ गोल्स, तमाम गोल्स जो हैं वो असल में तो एक ही गोल के छोटे छोटे से गोल्स बनाए गए हैं, तो वो इंटीग्रेट नेटवर्क होना चाहिए। कैसे? ताकि वो रिजल्ट करे फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द क्लियरली डिफाइंड हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमें पता हो कि इस ऊपर वाले गोल को हासिल करने के लिए क्वालिटी भी अच्छी हो, सब कुछ, तो हमें बिल्कुल नीचे तक तमाम ऑब्जेक्टिव को एक साथ रखना है। तो इससे क्या फायदा होगा? अचीवमेंट ऑफ लोअर लेवल गोल्स इज द मीन्स बाय विच टू रीच हायर लेवल गोल्स। अगर हम निचले लेवल के ऊपर अपने गोल्स को सही कर लें तो हर लेवल से ऊपर वाला लेवल बेहतर होगा, उससे ऊपर। अब मैं तुम्हें इधर वापस दिखाता हूँ। अगर ये बंदा अपनी क्वालिटी बेहतर कर ले, अपने काम को अच्छा कर ले, तो हर बंदे के काम बेहतर करने से ऊपर वाले का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, प्रॉफिट बेहतर होगा। मीन्स वाली बात है, अब मैं उसको क्लास को एंटर करता हूँ, उसको अभी नहीं, तो उसका प्रॉफिट बेहतर होगा। फिर अगर सारी डिपार्टमेंट्स अपने अपने प्रॉफिट बेहतर करें, तो जरा यहाँ पर आना। अब यहाँ पे उसको पता चल रहा है कि यार मुझे अपने प्रॉफिट अच्छे चाहिए। और फिर जब सबके प्रॉफिट भी अच्छे हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, जरा और ऊपर जाओ, तो देखो यार हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़, सर्विसेज अच्छी, ऐसा ज्यादा देखो हुआ। तो यही इसका पर्पस है कि जो हायरार्की ऑफ गोल्स है, ख्याल रखिए कि ऊपर से ऑर्डर नीचे जाता है, और नीचे से अगर काम सही सही हर जगह से हो रहा हो तो वो गोल ऊपर तक जाके वहीं पूरा होगा जो ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे। तो इसको मेंटेन करना बड़ा अहम है। अदरवाइज ने डाउन साइड हमें दिखाई है, इसकी नेगेटिविटी इसने हमें यहाँ पर दिखाई है कि अगर सही तरह से ना करते हुए हो तो ये हो जाता है। अब देखो सर, ये एक और कॉन्सेप्ट होता है एमबीओ का, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। हम ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। जरा देख लो क्या कह रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल्स आर जॉइंटली डिटरमिन्ड बाय एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स। हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को बैठकर क्लियरली स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमने ये काम करना है और ये इस तरीके से होगा। तो क्या मतलब हुआ, हमारे गोल्स कैसे बनेंगे, मैनेजर्स एम्प्लॉइज मिलते हैं, इसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटेड वर्क। पार्टिसिपेशन है, एम्प्लॉइज को साथ लेकर चलना हो। तो उन्हें क्या होगा, यार देखो काम भी करो, क्वालिटी भी अच्छी रखो, तो फिर काम अच्छा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एमबीओ के तहत काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। सो हम अपने एम्प्लॉइज और मैनेजर्स मिलकर डिफाइन करेंगे कि हमने क्या परफॉर्म करना है, गोल्स को कैसे अचीव करना है। तो ये है। अब क्या है, प्रोग्रेस टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग गोल, यानी हमारी क्या प्रोग्रेस है गोल्स को अकम्प्लिश करने की, मुकम्मल करने की। इसको हम पीरियोडिकली रिव्यू करते हैं। हमने टाइम डिफाइन किया होता है, यार हर हफ्ते मीटिंग होगी, या यार हर हफ्ते 15 दिन के बाद मीटिंग होगी, या हर महीने, और हम उसमें बैठकर डिस्कशंस करते हैं। हमारे टीम, हमारा डिपार्टमेंट, हमारी डिवीजन, हर लेवल पे मैनेजर्स बातें करते हैं।
का काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो ऑब्जेक्टिव है ना, जो ऑब्जेक्टिव थे उनको अचीव करने के लिए हमें खास पीरियड के बाद, एक खास टाइम के बाद उसको फिर रिव्यू करते हैं, फिर बैठ के उनके ऊपर अपनी रफ्तार को ठीक करते हैं, डायरेक्शन को। तो देखो ये हमारा काम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के। और फिर क्या है, जरा नोट करना कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वालों को शाबाशी क्या मिलती है, जरा गौर करो। रिवार्ड्स आर एलोकेटेड, कभी शाबाश मिलती है, कभी एक आधी छुट्टी मिल जाती है, कभी कोई अलाउंस मिल जाता है। देखो, रिवॉर्ड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल। अगर हमने अपनी टीम के गोल को अचीव कर लिया, हमने कहा दिस इज द बेस्ट टीम ऑफ फलाना, इनका खाना हो रहा है जी फलाना जगह पे, इस पूरे 3 महीने के टर्म में इस टीम ने सबसे अच्छा, फिर उसमें से बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द फलाना। तो क्या हो रहा होता है, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में जो लोग, जो टीमें, जो जो डिपार्टमेंट्स मदद कर रहे होते हैं, हम उनको लेटर देते हैं, कभी पैसे देते हैं, कभी छुट्टी। तो ये रिवॉर्ड्स हैं ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते रहे, हम अपने गोल्स को हासिल करते हैं। अब जरा देखना और क्या इसके अंदर की एलिमेंट्स क्या होते हैं, जरा देखना जरा। गोल स्पेसिफिसिटी, मैंने अभी बात की थी कि गोल स्पेसिफिक कर दिया जाता है। या तुम अगर ये वाली सेल्स अचीव कर लेते हो, तुम्हारे कस्टमर्स के रिव्यूज अच्छे आते हैं, क्वालिटी बेहतर होती है, तो यार तू फिक्र न कर, तुझे हम सैर पे भेजेंगे। तो जरा देखो, गोल स्पेसिफाई कर दिया कि उस बंदे ने करना क्या है, उसने काम क्या करना है, रिवॉर्ड तो बाद आएगा ना, लेकिन हमें स्पेसिफाई किया। फिर क्या है, मैंने बात की थी पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। मैनेजर और एम्प्लॉयज बैठ के पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए, कि डिसाइड करते हैं इस गोल को कैसे अचीव किया जाए, कैसे लोगों को खुश करें, कैसे हम क्वालिटी इंप्रूव करें, कैसे हम कम पैसों पे माल खरीद कर लाएं, प्रॉफिट को इंक्रीज करें। तो देखो यहाँ पर पार्टिसिपेटिव है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पार्टिसिपेट करते हैं लोग, बताते हैं सर यूं नहीं हो सकता, तो फिर हम बैठ के अपने गोल्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। अब जरा देखो, एन एक्सप्लिसिट, अलग से जुदागाना तौर पे परफॉर्मेंस इवेल्युएशन पीरियड, हम डिफाइन कर देते हैं कि इतने टाइम के बाद, इतने पीरियड के बाद हम लोग परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, परफॉर्मेंस को देखेंगे, अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट करेंगे। तो ये हमने बताना होता है। और एक और इसका एलिमेंट क्या है, फीडबैक। जब काम पूरा हो जाए तो आपने अपने ये कस्टमर्स से आप फीडबैक मांगते हैं, जिनको सर्विस दी है उनसे फीडबैक मांगते हैं, और फिर टीम से कहते हैं कि तुम भी फीडबैक दो, तुम्हें क्या लगा। और ये बड़ा अच्छा है, कॉमन होता है कि कौन सा बंदा तुम्हें लगता है टीम में नंबर 1 पे काम कर रहा था, फिर 2 था, फिर 3 था। तो कई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि लोग बैठकर उसको रेट करते हैं, फिर पता चलता है कि अच्छा यार, बेस्ट एम्प्लॉय सबकी नजर में जो कॉमन है ना, वो ये वाला बंदा है। मैनेजर को पता है, वो देख रहा है, लेकिन वो और इनके फीडबैक ले रहा है। फिर वो उनसे पूछते हैं सबसे, बताइए इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में क्या मुश्किलात है। फिर अगली दफा उन मुश्किलात को खत्म किया जाता है। कौन से रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे, आपको लगता है कि हमें अब ये नहीं ये करना है, तो याद रखना ये फीडबैक को हमेशा सबसे कम अहमियत हम देते हैं। और ख्याल ये रखना ये फीडबैक सबसे अहम होता है, ये नेक्स्ट टाइम हमें ऑब्जेक्टिव के मैनेजमेंट के लिए, ऑब्जेक्टिव को नजर में रखते हुए मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन होता है कि हम सीख चुके होते हैं कि काम ऐसे हो। अब बताओ, यहां तक समझ में आता है बेटा? यस सर। अब जरा देखो, उसने कहा है कि टिपिकल एमबीए प्रोग्राम के स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उसने कहा टिपिकल है। तो सॉरी यार, अब तो बहुत टाइम हो गया बच्चों, 1 घंटा हो गया अब तो। ये बड़े टिपिकल से, नॉर्मल से, इनको देख लो नजर, जल्दी से पढ़ना आपने है, ख्याल रखना बुक को नहीं छोड़ना, बार बार कह रहा हूँ बुक को नहीं छोड़ना, क्योंकि वो जब एक टीचर पढ़ाता है ना, तो वो तुम्हें तमाम कोर चीजें दे जाता है, लेकिन उसकी डिटेल्स, उसकी एग्जाम्पल्स, उसकी कहानियां, जब तुम वो पढ़ते हो फिर तुम लोगों के साथ बातचीत करने के काबिल हो जाते हो। कॉन्सेप्ट तुम्हें है, रट्टे तुम लगा लोगे मुझे पता, लेकिन जब तुम लोग को पढ़ते हो, तुम्हारी नॉलेज की, हम उसको ब्रेथ बढ़ाना कहते हैं, डेप्थ बढ़ाना कहते हैं। दाएं बाएं भी तुम्हारी नॉलेज बढ़ती है, और डेप्थ में भी तुम्हें चीजें ज्यादा आनी शुरू होती है। उसको पढ़ना जरूर। अब जरा जल्दी से देख लो, द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड। पहला क्या होता है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव के एमबीओ है, हमारे जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, और उनको हासिल करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज अपनानी है, उनको हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं, उनको हम बना लेते हैं। फिर देखो, मेजर ऑब्जेक्टिव्स आर एलोकेटेड अमंग डिविजनल एंड डिपार्टमेंट यूनिट्स। फिर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, फलाना डिपार्टमेंट ये काम करेगा, फला ये करेगा, या फलानी डिवीजन तकसीम
एक ऑर्गेनाइजेशन की, ये वाला डिवीजन ये काम करेगा, डिवीजन ये काम करेगा, तो हम वो उनको एलोकेट कर देते हैं, उनके हवाले कर देते हैं कि तुम्हारा काम ये है, वो हम प्लान कर चुके होते हैं। अब देखो यूनिट मैनेजर्स, अब जो हमारे पास कई यूनिट्स हैं, कोलैबोरेटिवली सेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर देयर यूनिट्स विद देयर मैनेजर्स। अब क्या हो रहा है, वो जो एक यूनिट का, एक डिवीजन के मैनेजर हैं, ये अपने मैनेजर्स के साथ बैठ के कोलैबोरेट करते हैं, ताउन करते हैं, डिसाइड करते हैं, फैसला लेते हैं कि हमारे जो यूनिट है, हमारी जो डिवीजन है, हमने अपने गोल कैसे अचीव, ऊपर से उन्होंने डिवीजन भी दे दिया, अब डिवीजन के जो हाई लेवल है वो सारा बैठ के डिसाइड कर रहा है काम कैसे करना है। फिर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, अभी भी ख्याल रखना एमबीओज हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको कोलैबोरेटिवली सेट किया जाता है तमाम नीचे के, अब देखो एक बड़ा यूनिट है, डिपार्टमेंट, वो आपकी डिवीजन है, उसके नीचे कई डिपार्टमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव जिस डिपार्टमेंट के मेंबर के पास जा रहे हैं, हम उनके हवाले करते हैं। हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर कोलैबोरेटिवली सेट विद ऑल डिपार्टमेंट मेंबर्स, उनको हमने बताया, उनको हमने असाइन किया, भाई ये ऑब्जेक्टिव है जो कि हमारा डिपार्टमेंट करेगा, अब हम इसके बाद आपको इंडिविजुअली इसके अंदर एलोकेट करेंगे। तो अब जरा देखो, जब हम डिपार्टमेंट के लेवल पर आए तो फिर एक्शन प्लान, काम को करने के तरीके, डिफाइनिंग हाउ ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड, उस तक पहुंचना कैसे है, एंड स्पेसिफाइड एंड अग्रीड अपॉन बाय मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, सब बैठे, उन्होंने फिर आपको इसमें डिसाइड किया, एग्री किया कि जनाब कौन कौन से एक्शन प्लान होंगे, इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, ये सारे बैठ के उसको डिसाइड कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद हम उसको असाइन कर देते हैं, एलोकेट कर, हम कहते हैं शुरू हो जाओ। जरा नोट करो 6 में क्या आ रहा है, द एक्शन प्लान आर इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं, काम शुरू हो जाता है। अब देखो 7 क्या है, प्रोग्रेस टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव इज पीरियोडिकली रिव्यूड। मैंने आपसे कहा था हम टाइम रख लेते हैं, हर हफ्ते पूछूंगा, इस तरह मैं आपसे कहता हूँ कि यार मैं आपसे नेक्स्ट वीक ये वाली बात पूछूंगा, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, पढ़ कर आना। तो क्या हो रहा है, हर एक खास पीरियड के बाद रिव्यू करते हैं, फीडबैक लेते हैं, और फिर हम कहते हैं ठीक है काम सही हो रहा है, और अगर काम सही नहीं है तो हम डायरेक्शंस को फिर रीडायरेक्ट करना शुरू करते हैं। तो ये हो गया। और जब काम पूरा हो जाए तो सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव इज रीइंफोर्स्ड बाय परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स। जो मैंने अभी आपसे कहा था कि हम लोग जब हमारे ऑब्जेक्टिव सही हो जाते हैं तो उनको और ठोकने के लिए, अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, हमारे एम्प्लॉयज खुश हों, तो हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स देते हैं। आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया यार, आपके लिए ये अलाउंस है, ये बोनस है, ये छुट्टी है, वट एवर, वो हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं कि मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रख रहा है, खुश रख रहा है, उनके साथ वो उनको मौका दे रहा है कि वो बच्चे या वो टीम मेंबर्स या वो एम्प्लॉयज अगले प्रोजेक्ट में भी, अगले ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी और मेहनत से काम करेंगे, वो डीमोरलाइज नहीं हो। देखो ये तुमने पढ़ना है, मैंने हर चीज में बता दी है। अब जरा देखो क्या एमबीओ वर्क यानी काम करता है, यानी जब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स करते हैं तो काम करती है रियल लाइफ में या नहीं। अब जरा देखना इसमें कुछ इश्यूज भी आते हैं, करती तो है लेकिन अभी देखना आती है। रीजन फॉर एमबीओ सक्सेस, क्या रीजन है कि वो सक्सेसफुल हो जाती है, कामयाब होती है, देखना जरा। टॉप मैनेजमेंट इज कमिटेड, यानी टॉप मैनेजमेंट जो कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट है खुशी होती है। मैनेजर अपने एम्प्लॉयज के साथ बात कर रहा है, पूछ रहा है, रिव्यू ले रहा है, फीडबैक ले रहा है, गाइड कर रहा है, तो कहता है कि अगर ये सक्सेसफुल होगी कब, जब टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट दिखाए और इन्वॉल्व हो जाए उस काम को करने में, उसको हासिल करने में, तो हो सकता है सक्सेसफुल, और ऐसे ही सक्सेसफुल होता है। लेकिन पोटेंशियल प्रॉब्लम विद एमबीओ प्रोग्राम्स, कह रहे हैं मुमकिन, जरूरी नहीं है, पोटेंशियल है कि हो सकते हैं, मुमकिन प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, ये जो एमबीओज हैं आर लेस इफेक्टिव इन डायनामिक एनवायरनमेंट्स दैट रिक्वायर कांस्टेंट रीसेटिंग ऑफ गोल्स। कहते हैं कभी ऐसा हो रहा होता है जहां पर सिचुएशन बदल रही होती है, एनवायरनमेंट बार बार चेंज हो रही होती है, अब आपने पीरियड रखा है, पीरियोडिकली आप विजिट कर रहे हैं, इतने दरमियान में कोई और चीज आ गई, तो कहता है होता क्या है कि ये लेस इफेक्टिव बनता है अगर आप काम करें और आपको उस डायनामिक एनवायरनमेंट में रोजाना हर चंद घंटे के बाद आपको गोल्स रीसेट करने हो, तो वहां पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा कि आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिए थे, उसके लिए प्लान कर दिया, तो कहा जाओ जाके काम करो, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, रीसेटिंग ऑफ गोल इन्वॉल्व है। तो लिहाजा फिर ये लोग क्या करते हैं एमबीओ में, ये मैनेजर्स अपने आप को इससे लिंक्ड रखना शुरू कर देते हैं, हर हर रिपोर्ट ले रहे हैं, मुझे जैसे कोई चेंज आए मुझे बताना, और ये फिर डिसीजंस बदलते रहते हैं।
तो लिहाजा प्रॉब्लम तो आ सकती है, लेकिन इसका हल भी है। और हल ये है कि इनकी जो ये ऊपर लिखा है ना इन्वॉल्वमेंट, ये इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दें तो खुद ब खुद वो मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करना शुरू कर दे। फिर देखना जरा, ओवर एम्फेसिस, ज्यादा जोर डाल देना, एंड इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट मे क्रिएट प्रॉब्लम विद टीम वर्क। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आप पे जोर डालते हैं और आप में से कोई चंद लोग जो है ना वो अलग अलग काम, भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता। देखो क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव है ना, तलहा का एक ऑब्जेक्टिव है, मैंने ये काम करना है, मेरा एक हमने छोटे छोटे टुकड़े सबको दे दिए। अब यहाँ पे नुकसान क्या होना शुरू होता है, अगर इंडिविजुअल्स में टीम, जो मैंने यहाँ पे क्लास में भी कहा था कि टीम प्लेयर बना करो। तुम्हारी नौकरी के वक्त हमसे लेटर में पूछते हैं, एक लेटर लिखते हैं, उस लेटर के अंदर हमसे बात करते हैं कि क्या ये बंदा बाकियों के साथ जिंदा रह सकता है, क्या इसका बिहेवियर बाकियों के साथ अच्छा होता है, क्या ये जब टेंशन में होता है तो अपने अपने साथियों के साथ काम सही कर रहा होता है। तो नोट करो, यहाँ पे उसने बिल्कुल वही बात की है। अगर लोग इंडिविजुअली गोल करने चल पड़े फुटबॉल खेलते हुए, किसी दूसरे को पास ना दें, किसी दूसरे को मौका ना दें, तो गोल नहीं हुआ करते। तो इसने वही वाली बात ये की है कि जब ओवर एम्फेसिस कर देते हैं कि इंडिविजुअल, हमने शाबाशियां देनी शुरू कर दी, ओ यार तूने अपना काम कर लिया, हाँ कर लिया, अब जनाब होगा क्या कि टीम रह जाएगी, बाकी सब लोग पीछे रह गए, एक भाई साहब जो है वो चलते फिर रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पर इशू आता है। यहाँ पर फिर हमें उन्हें सिखाना होता है टीम वर्क, के सारे साथ चलोगे, तुम्हारी टीम का काम पूरा होगा तो मानूंगा, अकेले ने अगर काम करके मेरे पास आ गया तो समझ लेना कि मारे गए। तो फिर क्या होता है कि वो टीम मेंबर जब अपना काम खत्म करता है दूसरों की मदद शुरू करता है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होना शुरू होता है। आगे देखो जरा, allowing the MBO program to become an annual paperwork shuffle। क्या कर रहे होते हैं, जो हमारा जो जो MBO प्रोग्राम है, जो हमने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स करनी है, हम इसको अलाउ करते हैं कि ये हमारा सालाना बुनियादों के ऊपर इसको हम देख रहे हैं। वैसे तो हर महीने हर पीरियड के बाद देख रहे होते हैं, और फिर हम इसको शफल करते हैं, इसको हिला देते हैं, इसको दोबारा से प्लान कर रहे होते हैं। क्यों? ताकि जो चीजें हमारे फीडबैक में नजर आ गई कि गलत हो रही थी, उनको हम साथ साथ दुरुस्त करते हैं, और फिर एनुअली उनकी एक और रिपोर्ट बनाई जाती है, ताकि पता चल जाए कि यार जो ऑब्जेक्टिव थे उनकी तरफ सही चल रहे हैं। अगर कोई गलती है जो हमने शुरू के ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हुए उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में की थी, तो हम तब्दील कर देते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई चलते रहो कोई बात नहीं, नहीं, आपको शफल करना है, उसको दोबारा फेंटना है ताश के पत्तों को, और फिर आपने उस काम को आगे चलाना है। तो ये काम ऐसे होगा। अब जरा देखो, वेल रिटन गोल्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर ये ना हो तो कंफ्यूजन बननी शुरू होती है। तो देखो जरा क्या कह रहे हैं, रिटन इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स, हम इस सेंस में लिख रहे होते हैं हमें चाहिए क्या, हम ये नहीं लिख रहे होते कि क्या करना है, हम कहते हैं हमें ये चाहिए, और जो चाहिए उसके लिए हम एक्शन डिफाइन करते हैं कि इधर तक हमने पहुंचना है, इस पहाड़ के टॉप पर जाना है, ये 3 रास्ते हैं, अब आप जो मर्जी एक्शन परफॉर्म करें, आप घोड़े पे जाएं, आप पैदल जाएं, आप जो मर्जी तरीका लें, हमारा आउटकम ये चाहिए कि आप 1 घंटे के बाद टॉप ऑफ द पीक होने चाहिए। तो देखो ये हमारा काम था। फिर क्या है, जो हमारे गोल्स होते हैं ये मेजरेबल हो, हम इनके गिन सकते हो, हम इन्हें नाप सकते हो, हम इन्हें तोल सकते हो कि हाँ जी हमने सेल्स इतनी करनी, हम लोगों ने इतने लेवल के ऊपर इतने परसेंट हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड हैं। तो हम क्वांटिफाइएबल, जिसको हम क्वांटिटी, जिसको हम गिन सके, मैयर कर सके, वो गोल रखें तो हमारे लिए उसको इवेल्युएट करना आसान। फिर जरा देखो, क्लियर एज टू अ टाइम फ्रेम, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें हम एक चार्ट बना कर देते हैं टाइम का कि इतने टाइम में ये हो जाए, फिर हम तुम्हें पकड़ लेते हैं कि यार तला 3 हफ्ते का काम था, आप तो कर ही नहीं रहे हो भाई। देखो कंट्रोलिंग के लिए तो हम टाइम फ्रेम भी दे देते हैं, लेकिन और देखना चैलेंजिंग होता है, चैलेंजिंग जरूर होता है, लेकिन एक होता है प्रैक्टिकल और एक होता है इम्प्रैक्टिकल, जो हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ यार ये इम्पॉसिबल है, तो उसने कितना मजे का लिखा, यार लोगों के लिए चैलेंजिंग गोल्स होने चाहिए लेकिन अटेनेबल हो, पॉसिबल हो। ये ना हो कि ऐसा गोल दे दिया कि पूरी टीम फौत हो गई। आपने ऐसा गोल देना है जो कि वो तमाम लोगों के लिए डू एबल हो, हाँ उन्हें मेहनत करनी पड़े, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। हम कहते हैं ना खून निचोड़ते हैं, तो बिल्कुल निचोड़ते हैं, उन्होंने आपको सैर करने और हल्ले गुल्ले के लिए तो नहीं रखा हुआ, लेकिन वो डूएबल होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं, और इन गोल्स को हमेशा राइट डाउन किया जाता है, इनको लिखा जाता है। तो आप ना आप मुकरे, आप ये कहेंगे मुझे पता नहीं था, वो कहते बेटा जो आपको हमने डॉक्यूमेंट दिए थे आपके मैनेजर साहब को, उसमें सब लिखा है, जरा जवाब दीजिए। और फिर क्या है जरा देखना,
कम्युनिकेटेड, सिर्फ लिख के नहीं रख लेना, कम्युनिकेटेड टू ऑल नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन में, जितने मैनेजर्स को पहुंचना चाहिए पहुंचाएं, जिन इंडिविजुअल्स को भी पहुंचना है उनको भी पहुंचाएं, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि सालों से पता ही कोई नहीं सी क्या करना है, हमने तो बस हमें जैसा उन्होंने कहा कर दिया। तो हम कहते हैं नहीं यार, ये सब कुछ लिखा हुआ था और आपकी जिम्मेदारी भी लिख दी गई थी, आपने क्या करना है, आपने वो पूरा नहीं किया तो आपको खुदा हाफिज किया। देखो ये रिटर्न गोल्स का फायदा है। आप जरा देखो गोल सेटिंग होती कैसे है। नंबर वन, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था मिशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। मिशन क्या चीज है? तमाम गोल्स जो है ना उस मिशन के लिए होते हैं। मेरा मिशन ये है कि मैंने स्पेस पे जाना है, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, स्पेस मिशन का तो नाम तो सुना है ना, फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन मिशन पे आता हूँ। उस स्पेस मिशन के लिए बेशुमार गोल्स होते हैं। रॉकेट यूं होना चाहिए, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं खला में जाने वाले लोग, वो यूं ट्रेनिंग उनको मिलेगी, कई गोल्स सेट होते हैं। तो देखो जरा, हमें रिव्यू करना पड़ता है बार बार ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट्स को। नंबर वन, हम उसको देखते हैं ताकि आप गोल सेट करें। फिर टू गोल्स रिफ्लेक्ट द मिशन, जो मैंने गोल सेट कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ या कर चुका हूँ, क्या ये मेरे मिशन को पूरा करेंगे सारे गोल्स मिलकर। नंबर टू, इवेल्युएट अवेलेबल रिसोर्सेज, क्या मेरे पास इस मिशन को पूरा करने के जो मैंने गोल्स डिफाइन किए हैं उनके लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। हमने एक प्रोजेक्ट ले लिया, कंप्यूटर का प्रोग्राम का, कोई प्रोग्राम बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, हमारे पास बंदे ही नहीं है, बंदा रिसोर्स होता है। मैंने कहा फलाना बंदा, सर जी वो तो स्टूल का ही नहीं है, आप क्या करवा रहे हैं। मैंने कहा तो फिर क्या करेंगे सर, पता नहीं। तो देखो सफिशिएंट जब रिसोर्सेज होते हैं तो ये जरूरी होता है गोल सेटिंग में। फिर क्या हो रहा होता है, डिटरमिन गोल्स इंडिविजुअली और विद अदर्स, हमें डिफाइन करना होता है आर गोल स्पेसिफिक, कौन सा गोल है, मेजरेबल है या नहीं, वक्त उसका आपने क्या डिफाइन किया, अपने वक्त पे पूरा होगा या नहीं। हम इन सब चीजों को अलग अलग देख रहे हैं, ठीक है। फिर राइट डाउन द गोल्स एंड कम्युनिकेट देम, अब जिन जिन को चाहिए उनको पता है कि करना क्या है। देखो उसने लफ्ज क्या यूज किया है, इज एवरीबडी ऑन द सेम पेज, सबको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की मिशन पूरा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल है, सबसे बड़ा जो गोल है वो पूरा हो जाएगा, प्रॉफिट पूरा होगा, लॉस नहीं होगा। तो देखो नोट करो, सेम पेज पे होने का मतलब ये है कि हमने जो भी हमारे पास वो थे, हमारे रिटर्न जो वो था गोल्स थे, वो हमने सब तक पहुंचाए, कम्युनिकेट किए और हम सब उस पर राजी भी हो गए। हमने कहा हाँ जी ऐसे ही होना चाहिए। फिफ्थ देखो, रिव्यू रिजल्ट्स एंड वेदर गोल्स आर बीइंग मेट। अब वो क्या कह रहे हैं, रिव्यू दोबारा देखना, हम बाहर जो काम कर भी रहे होते हैं ना, आपको मैंने लैब में भी काम दिया और मैं आपके सर पे खड़ा हो गया, तो वो ये है कि मैं आपको एक हल्का सा रिव्यू दे रहा हूँ, एक फुल रिव्यू होता है। अब जरा देखना, मैंने आपसे कहा तू जो काम कर रहा है गलत है, प्रोग्राम ठीक नहीं कर रहे हैं, तुम्हें यूं नहीं यूं करना था। तो देखो अब यहाँ पर क्या होता है मैनेजमेंट में, व्हाट चेंजेस आर नीडेड इन मिशन, अब क्या हमें कुछ तब्दील करना होगा मिशन में, अपने ऑब्जेक्टिव्स में, अपने रिसोर्सेज में, गोल्स में। तो नोट करो, हम रिव्यू कर रहे होते हैं रिजल्ट्स को और फिर देख रहे होते हैं कि वो गोल्स जो हैं क्या वो उन रिजल्ट्स तक पहुंचने में मदद दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो फिर हम टिल्ट लेने शुरू करते हैं, टर्न्स लेने शुरू करते हैं, बदलना शुरू करते हैं। और वो यही है रिव्यू की वजह से हमारे सामने। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? यस सर। राइट, अब जरा देखना, अब हमारे पास हर दफा हमारे फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, कंटिजेंसी फैक्टर्स इन प्लानिंग। याद रखना, मैं तुम्हें एक छोटा सा लफ्ज बताता हूँ, इसको जहनों में रख लेना। हम कहते हैं यार ये मेरा प्लान है, तो मेरा दोस्त फौरन कहता है कि कंटिजेंसी प्लान है, प्लान बी। तो ये कह तो रहा है कि हम सैर करने यूं जाएंगे और वहां पे हमें यूं गाड़ियां मिल जाएंगी। अगर वहां पर गाड़ियां ना मिली तो कोई कंटिजेंसी प्लान है, ऑल्टरनेटिव प्लान। प्लान बी क्या होगा अगर वहां पर हम पहुंचे और वहां पर मौसम खराब हुआ और गाड़ियां ना चल रही हो। तो नोट करो, मैनेजर्स, इसमें क्या हो रहा होता है, कंटिजेंसी फैक्टर्स क्या होते हैं, मैनेजर्स लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं वो निचले लेवल का बंदा नहीं होता, जो स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं वो हायर लेवल पे होते हैं। तो इसको पढ़ कर देखना, मैनेजर्स लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक प्लान्स एट हाई, ये देखो एट हायर लेवल, ये नोट करो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि हम टॉप लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं, तो ये प्लान्स वहां पर होते हैं, लेकिन जो हमने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, जो हमने एक्शंस लेने हैं, वो लोअर लेवल पर है। जरा नोट करो, ऑपरेशनल प्लान्स एट लोअर लेवल, तो हम हायर लेवल के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, उनके ऑल्टरनेट प्लान्स रखते हैं, और ऑपरेशन प्लान्स को हम लोअर लेवल पे कर रहे होते हैं, वहां पर तब्दील होता है। मैं तो मिसाल देता हूँ,
देखो मैंने तुम्हें सॉफ्टवेयर हाउस की कितनी बड़ी एक मिसाल दी थी कि जब ये धरने शरने डी चौक पे शुरू हुए तो डी चौक पे सबसे बड़ा हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर तो ये लंबे धरने शुरू हो गए हैं और कई को तो ऐसा हुआ सॉफ्टवेयर हाउसेज ने माइग्रेट किया। मैंने आपसे बताया था करोड़ों रुपए का काम होता है एक बिल्डिंग को दोबारा से उखेड़ के एक नई जगह पे एक नई बिल्डिंग को अपने मुताबिक सेटअप करना। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया? बेहतरीन लोकेशन थी, वो पर्पस बिल्ड बिल्डिंग्स थी, यानी वो बिल्डिंग बनाई इसीलिए गई थी कि सॉफ्टवेयर हाउस बने, वो क्यों छोड़ दिया? इसलिए यार कि उनकी स्ट्रेटेजी में उनको नजर आना शुरू हो गया था कि अगर यहाँ रोज ये झगड़े होते रहे और ये डी चौक बंद रहा, हम तो गए 3 महीने 4 महीने हमारा काम खराब हुआ है। तो उन्होंने क्या हरकत की, उन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर, अब तुम नोट करना, I9 में कई सॉफ्टवेयर हाउसेज जो वहां बैठे थे पहले उधर ही थे, वो सब के सब चेंज कर गए। कंटिजेंसी प्लान क्या था? देखो उनके पास प्लान्स थे लेकिन वो फेल हो गए। कैसे? उन्होंने कहा अगर कभी बिल्डिंग में कोई मसला हो जाए, अगर कभी कोई, उनको तो नहीं पता इतने बड़े हमारे पास धरने हो सकते हैं, तो अगर बिल्डिंग में कोई मसला हो जाए या कहीं आग लग जाए तो कंटिजेंसी प्लान ये है कि जी आपके कंप्यूटर्स घर आ जाएंगे और आप अपने घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जो आजकल कोरोना की वजह से हो रहा है। लेकिन हुआ क्या, जब उन्होंने बंदों का वर्क फ्रॉम होम करो तो पता चला 4 महीने वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है। उन्होंने कहा यूं तो काम नहीं होगा, तो उन्होंने अपने बिल्डिंग्स ही चेंज कर, यानी उनका कंटिजेंसी प्लान भी फेल हो गया था कि अगर जलजला आ जाएगा या कुछ यूं हो जाएगा या, तो लोग अपने घरों से कुछ दिन के लिए काम करेंगे फिर वापस आ जाएंगे। जब 4 महीने कोई वापस ही नहीं जा सका तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स ही बदल ली। तो I9 में, G9 में, मैं अब नोट कर रहा हूँ, हमारे इर्द गिर्द आम इलाकों में सब सॉफ्टवेयर हाउसेज आ गए हैं क्योंकि उनको ये ख्याल जरूर है कि यार हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। तो अब देखो ऑपरेशनल लेवल के ऊपर भी हमारे मैनेजमेंट हो रही है, वहां पर प्लान चेंज कर रहे होते हैं। चलिए अब यूं हो गया, आप इस बंदे को यहाँ से हटाएं, फला बंदे को इधर रखें, उनके पास होता है। और वजह क्या है जरा यहाँ देखना, डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी। हमारे पास जो इन्वायरमेंट है ना वो अनसर्टेन है, वहां पर या तो क्या पता कि कुछ तब्दीली होती ही ना हो तो मैं सर्टेन है। और अगर डिग्री हाई कर दे अनसर्टेनिटी की तो रोजाना कोई ना कोई नया कट्टा खुला होता है, नया मसला होता है। चेक करो, स्टेबल इन्वायरमेंट्स होंगी जहां पर कोई तब्दीली नहीं है, स्पेसिफिक प्लान्स होंगे, एक दफा लिख दिए चले चले जा रहे हैं 5-5 साल। लेकिन अगर डायनामिक इन्वायरमेंट है तो वहां पर हम रिजिड प्लान्स नहीं बना सकते। हमें, ये देखो लिखा है, स्पेसिफिक तो होंगे लेकिन फ्लेक्सिबल होंगे, बता दिया ये करना है, लेकिन तब्दीली की गुंजाइश छोड़ी जाएगी कि यार अगर यूं हो जाए तो यूं कर लेना, यूं हो जाए तो यूं। तो ये नोट करो, स्टेबल एनवायरनमेंट में जहाँ पे यकीनी है, सर्टेन है चीजें, ये ऐसे ही रहेंगी, स्पेसिफिक प्लान करो। डायनामिक में स्पेसिफिक प्लान जरूर करो कि भाई यूं काम करना है, लेकिन उसको डायनामिक ऐसे रखना है कि जब कोई चीज बदल जाए, कोई पैरामीटर बदल जाए तो आप अपने प्लान को भी चेंज करें। अब जरा देखो, ये खूबसूरत है, लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट्स। जो हम जो बात कर रहे हैं, देखो ये तो अभी के जहन पे हो रहा है, अभी जो हमारे इर्द गिर्द हालात हैं हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन हमें ख्याल क्या रखना होगा, हमें ये कंटिजेंसी ये है कि कुछ गलत हो जाए, कुछ तब्दील हो जाए तो क्या होना। जो मैंने आपसे कहा, धरने हुए तो सॉफ्टवेयर हाउस बदल गए, चले गए, तो अब यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट्स। अब वो क्या कह रहे हैं, कमिटमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, करंट प्लान जो अभी हम कर रहे हैं, हमारी नजरों में जो जो चीजें हम उसके मुताबिक प्लान कर रहे हैं, बड़ा अच्छा प्लान किया, अफेक्टिंग फ्यूचर कमिटमेंट्स। क्या मतलब हुआ कि अभी जो हम प्लान करें ये हमारे मुस्तकबिल में भी चले, ये ना हो कि हम खामखा बैठे बदलते रहें। तो क्या कहते हैं, मस्ट बी सफिशिएंट, काफी हद तक लॉन्ग टर्म होने चाहिए, इन ऑर्डर टू मीट दोज कमिटमेंट्स। जो हमारे अभी हम प्लान कर रहे हैं, मुस्तकबिल पे नजर रखें कि आइंदा, और यही देखो मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, उन लोगों ने देख लिया था कि मुस्तकबिल हमें अब देखो खौफ उनको हो गया, एक धरना किसी और साहब का, फिर 2 धरने 2 पार्टियों के, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अपने फ्यूचर को बचाया था। और वो सारे, अब मतलब मैं उसमें मजाक उड़ाता हूँ उन दोस्तों का, उनके साथ हंस पड़ता हूँ, मतलब मजाक उड़ाता नहीं हूँ, मजाक करता हूँ। जब वो लोग G9 के बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स में आए, उन्होंने अपना पूरा सॉफ्टवेयर हाउस सेटअप किया, तो 2-3 साल सुकून से गुजरे। और अभी जब एक और धरना हुआ ये 2 साल पहले, तो वो एग्जैक्टली G9 में उन दफातर के सामने हुआ, तो मैं बड़ा हंसा। मैंने कहा बात सुने यार, लगता है कि आप जो जगह चूज करते हैं, तो जो भी पार्टी हो, हमें पार्टी का नहीं पता, कोई ना कोई एक पार्टी आके वहां, तो वो खूब हंसे, कहते हैं यार करोड़ों रुपए लगे हैं इमरान भाई, लेकिन यकीन करें हम फिर फंस गए, हम फिर घरों में जाके काम कर रहे हैं। तो उस वक्त कोरोना ऑन नहीं था, कुछ मसला नहीं था, लेकिन देखो उनके फ्यूचर के ऊपर भी उसका असर पड़ा।
अब मैंने नोट किया कि वो लोग कोरोना में भी काम कर रहे हैं, 50% लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज को बुलाते हैं, जो बहुत जरूरी है वहाँ मौजूद होते हैं, बाकियों की टर्न्स होती है। और देखो ये है उनकी फ्यूचर कमिटमेंट की, वो लोग अपना काम चला पा रहे हैं। पहले बताओ यहाँ तक कंटिजेंसी का समझ में आता है? मेरी क्लास सो गई है, माशाल्लाह नो सर, माशाल्लाह। यार ये थ्योरी सर में ये मसला जाग रहे समझ आ गई है सर। अच्छा आ गई है, चलो मैं मान लेता हूँ भाई, ऑनलाइन में मैं सिर्फ तुम्हारा एतबार कर रहा हूँ। चलो अब जरा देखना, यहाँ पर इसने प्लानिंग इन द हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन, जरा नोट करना क्या हो रहा है। देखो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहाँ पर नीचे ज्यादा है या ऊपर है, नोट करना यहाँ से डार्क ब्लू से। सर ऊपर ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्लान और नीचे। ये देखो यहाँ पे ज्यादा प्लान हो रहा है, और जो निचला लेवल होता है वहां पर ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, एक्शंस, काम। ऊपर से हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, यहाँ से ऑपरेशनल है। और देखो जो हमारे पास टॉप लेवल की हायरार्की है, जो ऊपर की लेवल के हायर अप्स हैं, वो लोग ये देखो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में होते हैं। ये देखो टॉप एग्जीक्यूटिव, हाँ या नहीं? मिडिल जो लेयर है वो इनके यस सर। दरमियान में आती है। और ये देखो जो आपको मैंने शुरू में पढ़ाया था, फर्स्ट लेवल, जो कि काम करने वाली पार्टी के ऊपर जो मैनेजर्स बैठे होते हैं, जो इंडिविजुअल्स के ऊपर बैठे होते हैं, देखो ये लोग यहाँ पर हैं। तो देखो नोट करो, टॉप एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रही है, मिडिल टीयर उनको ट्रांसफॉर्म कर रही है या उसको ट्रांसमिट कर रही है, और फर्स्ट लेवल वाले जो मैनेजर्स हैं ये उसकी ऑपरेशनल प्लानिंग का हिस्सा है, काम करवाने पे नजर रखना, काम को मुकम्मल करके ऊपर पहुंचाने में। देखो ये हमें अब हायरार्की समझ में आई कि ऑर्गेनाइजेशन में पिरामिड क्यों बनता है। नीचे बहुत सारे काम करने वाले होते हैं, उसके ऊपर कुछ आपके फर्स्ट लेवल मैनेजर्स होते हैं, फिर उनसे कम हमारे पास मिडिल टीयर मैनेजर्स होते हैं, और टॉप पे बहुत रेयर होते हैं, ऊपर फिर आपके चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये देखो ये हमारी वो बन गई। अब अप्रोचेस क्या है प्लानिंग की, अभी क्लास को खत्म करने की बात कोई ना करे। आज आज पढ़ाने में मजा आ रहा है, और देखो यूं पढ़ने का मजा है। सिर्फ मुझे 10-15 मिनट दे दो। अगली क्लास किसकी है? मैं कहता हूँ कि 10-15 मिनट आप हम और चुप कर जरा जाओ, नमाज पढ़ के आते हैं, बस मैं पढ़ते हैं देख फिर। मेरे खत्म होने वाला बातें ना कर, बातें ना बहुत मारूंगा तुझे। बस खत्म हो गया, ठीक है। मैं 5 मिनट के बाद छोड़ रहा हूँ, तो मैं तेज से पढ़ाऊंगा या समझ ना आए बता देना, भागना नहीं है लेकिन ख्याल रखना। अप्रोचेस टू प्लानिंग, एस्टेब्लिशिंग अ फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट, हम एक ऐसा डिपार्टमेंट बना सकते हैं जो बैठ के हमारे लिए प्लानिंग करे। और आप नोट करना, इस्लामिक में भी है, हमारे पास अपने प्लानिंग डिपार्टमेंट्स हैं जो प्लान कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन कहाँ से प्लान हो रही है, बाकी चीजें कहाँ से हो रही है, मैन पावर कहाँ से हो रही है, तो तमाम डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रहे हैं। प्लानिंग का हमारा अलग एक सेल है जो प्लान करता है। तो नोट करो, क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ प्लानिंग स्पेशलिस्ट, जो प्लानिंग करने के माहिर हो, दैट हेल्प मैनेजर्स राइट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। मैनेजर ही मैनेज करेंगे, मैनेजर ही ऑब्जेक्टिव्स देंगे, लेकिन जो प्लानिंग सेल है, प्लानिंग के जो स्पेशलिस्ट हैं, वो उसको प्लान प्रॉपर करने में उन मैनेजर्स की मदद कर रहे होंगे। तो फिर क्या है, देखो उसने वही जुमला आगे शायद, हाँ ये रहा, प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये काम मैनेजमेंट का है, ये किसी अकेले का नहीं है। इट शुड नेवर बिकम द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानर्स, प्लानर्स को हम हवाले नहीं कर देंगे। डिसाइड कौन करेगा? मैनेजर। हुक्म कौन देगा? मैनेजर। और प्लानिंग वाले जो होंगे वो उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको डॉक्यूमेंट करने में, उसको कम्युनिकेट करने में हेल्प। अब जरा देखो, इन्वॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इन द प्रोसेस, अप्रोच ये है, प्लान्स आर डेवलप्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। तो मेरे पास डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिवीजन्स हैं, उनके मैनेजर्स आके बैठ जाएंगे डिफरेंट लेवल्स के, वो सब बैठेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे दूसरे यूनिट्स के साथ, और फिर वो बैठ के प्लानिंग करेंगे सारे लोग, छोटे लेवल से अपने ऊपर से उससे ऊपर। तो ये सब कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, नीचे वाले ऊपर वालों को मसले बताते हैं, ऊपर वाले पर उन मसलों के मुताबिक डिसाइड करें। तो अब जरा देखो, क्रिटिसिज्म ऑफ प्लानिंग, अब जरा याद रखना, प्लानिंग का जो हम क्रिटिसिज्म का पॉइंट करते हैं क्या होता है, प्लानिंग में क्रिएट रिजिडिटी। अगर एक प्लान बन दिया, सर आप तो उसी पे चलाए चले जा रहे हैं, बदलते क्यों नहीं? तो मैंने कहा है डायनामिक भी होते हैं। तो लिहाजा एक क्रिटिसिज्म ये आता है कि प्लानिंग जो होती है ना, ये रिजिड कर देती है, जो प्लान है जी उसी पे चलना है। याद रखना, प्लानिंग बहुत जरूरी है, वो रिजिड नहीं होती। जहां पर जरूरत हो वहां फ्लेक्सिबल हो जाती है, और जहां पर जरूरत नहीं हो वहां रिजिड रहती है। आगे देखो, प्लान्स कैन नॉट बी डेवलप्ड फॉर डायनामिक, बिल्कुल गलत है।
डायनेमिक में प्लानिंग चेंज करने का कॉन्सेप्ट आ चुका है। पहले होता था कि लेट डिसीजन आते थे, अब हमने सोचा हुआ होता है कि अगर कुछ भी होगा फॉरन मीटिंग कॉल होगी और हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और आगे देखो फॉर्मल, हाँ ये वाली जुमला देखना, फॉर्मल प्लान्स कैन नॉट रिप्लेस इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी। कहता है जो अगर आपने प्लान कर ही लिया है, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंट्यूशन पर, अपनी सोचने की ताकत पर, अपने डिसीजन करने की ताकत पर कुछ नया बना सकते हैं, कुछ नया प्लान कर सकते हैं, तो वो फंस जाते हैं। तो मैं फिर इसका जवाब देता हूं कि ये कोऑर्डिनेशन से होता है, ये आपस के सलाह मशवरे से होता है। तो लिहाजा इसको मैंने, ये जो जितने भी क्रिटिसिज्म हैं, इसकी वजह से आप प्लानिंग नहीं रोक सकते। आपके इन सब के जवाब मौजूद है कि आप आपस में बातचीत करें, आप पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करें, उनको पार्टिसिपेट करवा लें, जो बड़े अच्छा सोचने वाले जहन है उन्हें बुला लिया करें, वो प्लानिंग में हिस्सा लें, तो आपके मसाइल खत्म हो जाए। आगे देखो जरा, प्लानिंग फोकसेस मैनेजर्स अटेंशन ऑन टुडेज कंपटीशन नॉट टुमारोज। अभी आपको मैंने कहा है, हम आज जो फैसला करते हैं मुस्तकबिल के लिए कर रहे होते हैं कि आइंदा क्या होगा। लिहाजा ये गलत है कि प्लानिंग जो कर रहे होते हैं मैनेजर्स, वो आज के कंपटीशन को देखते हैं, वो आज को तो बहुत गौर से देखते हैं, ख्याल रखना, लेकिन मुस्तकबिल को भी देख रहे होते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म प्लान्स बनते हैं, वरना जिंदगी में लॉन्ग टर्म प्लान्स बनते ही ना ऑर्गेनाइजेशन। 3 साल से ऊपर का कोई प्लान कभी नजर ना आता। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है जो कि मैनेजेबल है और हो चुका है। आगे देखो, फॉर्मल प्लानिंग री इन्फोर्स टूडेज सक्सेस, वही वाली बातें किए जा रहा है। ये आज की कामयाबी देख रहा है जी, ये छोटे लेवल पर देख रहा है जी सर, ये शॉर्ट साइटेडनेस का शिकार है, ये करीब देख रहा है, दूर का पता नहीं है, तो कल को नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं हो रहा होता। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर हम लोग बहुत दूर तक, फिर वो कहते हैं प्लानिंग इज नॉट एनफ, प्लानिंग काफी नहीं है। तो हम तो खुद कहते हैं प्लान बनाओ, फिर उसको जब इम्प्लीमेंट करो तो कंट्रोल करो, उसको देखते रहो कि प्लान के साथ साथ वो प्लान के मुताबिक चल भी रहा है या नहीं। तो वाकई ये ऐसे ही है। सिर्फ प्लान करके अगर हम सब सो जाएं तो काम नहीं होगा, उसे कंट्रोल करना होगा, उसे लीड करना होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। प्लानिंग, अब देखो खुद ही बात हो गई, प्लानिंग इन डायनामिक इन्वायरमेंट, डेवलप प्लान दैट आर स्पेसिफिक है। तो ये लग रहा है आज के, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है। जो ही कोई चीज चेंज होगी, ये भी फौरी तौर पर बदल जाएगी। फिर देखो, अंडरस्टैंड दैट प्लानिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये रुक नहीं जाती प्लानिंग, ये साथ साथ तब्दील हो रही होती है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलते रहने वाला प्रोसेस है। ये तब्दील होगा, ये बार बार अपने आप की शक्ल बदलेगा, अपनी डायरेक्शन को हल्का सा टिल्ट देगा। तो लिहाजा ये नहीं सोचो कि रिजिड है, ये डायनेमिक है। आगे देखो, चेंज प्लान्स, तब्दील कर दीजिए प्लान्स को, व्हेन कंडीशंस वारंट ऑल्टरेशन, जब कंडीशंस हमें ये अलार्म करें, हमें ये एहसास दिलाए कि तब्दीली जरूरी है, तो आप अपने प्लान को चेंज कीजिए। और वही मैंने आपसे कहा था, कंटिजेंसी प्लान्स बने होते हैं, इवन वो फेल हो जाए तो पूरे के पूरे नए प्लान्स बनते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन रुकती नहीं। और मैंने जुमला बोला, जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्लानिंग में रुक जाए वो हमेशा डूब जाती है, खत्म हो जाती है। अब डायनेमिक एनवायरनमेंट में उसने आगे बताया, परसिस्टेंस इन प्लानिंग इवेंचुअली पेज ऑफ, हमें फायदा देती है, पे ऑफ करती है। क्या? अगर हम अपनी प्लानिंग में परसिस्टेंस रहे, हम उसको बार बार देखें, हम उसको लाइंस पर रखें, हम उसको फ्यूचर के साथ कोऑर्डिनेट करवाते रहे, तो एंड ऑफ द डे पे ऑफ करेगी, हमें पैसा, हमें फायदा ही देगी, नुकसान नहीं होगा। फिर क्या कहते हैं, फ्लैटन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, अपनी जो आपकी ऊंचे से लेकर नीचे तक एक हायरार्की बनी हुई है उसको फ्लैट करें। फ्लैट का मतलब ये नहीं है सबको बराबर कर दें, इधर फ्लैट का मतलब ये है कि सबको हिस्सा दे, सॉरी, मौका दे कि वो प्लानिंग को बेहतर कर सके। क्यों? फ्लैटन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग, उसको तेज करना, उसको बेहतर करना, डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग स्किल्स एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ये नहीं है कि आप टॉप लेवल जा जाके कोर्सेज करते रहे, मिडल वाले और छोटे, आप हर एक को ट्रेनिंग दें उसके लेवल की, ताकि जब आप सब मिलकर डिसाइड करें, प्लान करें, तो बेहतरीन हो जाए। अब ये आपकी टर्म्स टू नो है, ये आपने सब जो पढ़ी है, इनको दोबारा दोहराइएगा। अब बताओ कुछ समझ में आया? यस सर। मैंने कहा नाचते नहीं गए हो सारे, चलो शाबाश। देखो सर इसमें इधर ही था कि चलो अपना अपनी अटेंडेंस लिखिए सब बच्चे, शाबाश शाबाश शाबाश। इसके आपने नोट्स बनाने हैं, इसकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड भी कर दूंगा, जो दोस्त नहीं आ सके या जो बच्चा अभी हॉस्पिटल लेके गया है अपने बड़ों को, तो इसलिए वो उसको कहना देख लें, नोट्स बना लें।